नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ स्टडी एट होम। तो इससे पहले मैंने आपके लिए बताया था कि इससे पहले वाले लेक्चर में कि हम फोर्स स्टार्ट करेंगे, बल क्या है। तो आपने अगर इससे पहले 4 वीडियो बना दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। और विद एनिमेशन के बनाए, उनमें आपके लिए चित्र भी दिखाया गया है कि फोर्स लग रहा है तो वो कैसे लग रहा है, या फिर वेग है या कोई चाल है या त्वरण है तो वो कैसे लग रहा है, उसके लिए सचित्र वर्णन है। प्लीज आप उन्हें देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, बल। सेकंड है आपका ये चैप्टर, बल क्या है। इसमें इससे पहले गति वाला पढ़ लिया, बल। फोर्स क्या है, फोर्स बल क्या है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन मुझसे यही होगा कि बल क्या है। तो देखो, बल क्या है, बल के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि बल क्या है। जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पे इधर से कोई फोर्स लगाया और ये यहां से वस्तु चलकर यहां पे आ गई। इस पे इधर से धक्का दिया एक तरह से और ये वस्तु यहां से यहां पे आ गई। या फिर ये कोई वस्तु है और इस पे हमने इसे यहां से हमने खींचा और खींचते हुए ये यहां आ गई। आप देख रहे हैं इधर से जो हम बल लगा रहे हैं, इस वस्तु पे धक्का दे रहे हैं तो ये वस्तु यहां से यहां आ गई, और जब हमने इसे खींचा तो ये वस्तु यहां से यहां आ गई। तो क्या है, बल अगर हम किसी को लगाते हैं तो उसकी पोजीशन में चेंजिंग आती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। अच्छा, अगर कोई भी वस्तु बल के लिए जो उसको बल के प्रभाव है वो बता रहा हूं। जैसे कोई वस्तु चल रही है, गतिशील है, ये वस्तु गतिशील है, तो अगर आप इस पे बल लगाएंगे तो इसे रोक सकते हैं। अगर ये इधर के लिए गतिशील है और आपने बल लगाया तो ये विराम अवस्था में आ सकती है। और अगर कोई वस्तु विराम में है, बिल्कुल रुकी हुई है, इस पे अगर आप बल लगा दोगे तो ये गतिशील भी हो सकती है। विराम में है तो उसे गतिशील कर सकते हैं, और कोई वस्तु गतिशील है तो उसे आप विराम में मिला सकते हैं। किसी भी वस्तु पे बल लगा के उसकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर ये वस्तु इधर के लिए जा रही थी और आपने इस पे बल लगा दिया ऊपर के लिए, तो ये वस्तु इधर जाने लगेगी। बल से किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई वस्तु है, ये आपने इधर से भी बल लगा दिया और इधर से भी लगा दिया तो इसके आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। देखो, इधर से बल लगाया, जब इधर से बल लगाया ये इसका आकार भी चेंज हो गया। तो यही बल है। बल से वस्तु का आकार चेंज हो सकता है। कोई वस्तु गतिमान है तो वो विराम में लाई जा सकती है। कोई वस्तु रेस्ट में है तो गतिशील भी लाई जा सकती है, और गतिशील है तो रोक भी जा सकती है। बल द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। तो यही बल है। तो बल से संबंधित न्यूटन के गति के नियम है। न्यूटन के गति के नियम है, उन्हें देखते हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन की गति का पहला नियम। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। ये जड़त्व क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम, वो क्या कहता है?
जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर वो विराम में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अर्थात वह वस्तु विराम में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये वस्तु विराम में रेस्ट में है, अगर इस पे आप कोई भी बल नहीं लगाएंगे तो ये रेस्ट में ही रहेगी। या फिर अगर कोई वस्तु गतिमान है, गति में है, अगर आप उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो उसी गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आप कहेंगे कि गतिमान वस्तु गतिमान ही रहेगी, फिर जैसे आपने कोई बॉल है और बॉल लुढ़का दी और ये लुढ़कती हुई यहाँ आके अपने आप रुक गई। आप कहेंगे इस पे तो हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, फिर ये कैसे रुक गई? तो इस पे फोर्स नहीं लगाया, लेकिन इस पे एक फोर्स काम कर रहा है पहले से ही। वो फोर्स है घर्षण बल। कौन सा बल है? घर्षण बल। इस बॉल पर घर्षण बल काम कर रहा है और कुछ हवा का भी प्रभाव पड़ता है। तो घर्षण बल, ये बॉल अगर इधर के लिए लुढ़क रही है तो घर्षण इसके विपरीत काम करता है नीचे, तो इस वजह से ये बॉल लुढ़कती हुई थोड़ी देर बाद रुक जाती है। अब आप कहेंगे कि ये जो जड़त्व है वो किस वस्तु पर कितना जड़त्व है, किस वस्तु में कितना जड़त्व है, ये किस पे डिपेंड करता है, किस वस्तु में कितना जड़त्व है, उसका जो इनर्शिया है वो कितना है, तो वो किस पे निर्भर करता है। तो अगर वस्तु का जो मास है वो अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। वस्तु का मास अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जैसे अगर आप किसी को किक करें, कोई भारी वस्तु है तो उसमें अगर आप किक करेंगे, उसे मारेंगे, तो अगर भारी वस्तु होगी तो वो थोड़ी दूर ही जाएगी, लेकिन अगर आप किसी गुब्बारे को किक करेंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगा। तो ये गुब्बारा है, उसका मास कम है, और ये कोई ठोस गोला है, उसका मास ज्यादा है, तो ये थोड़ी दूर जा रहा है और ये ज्यादा दूर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु का मास अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, और जिसका मास कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि जड़त्व कहां कहां काम करता है। आपने देखा होगा बस में अगर एकदम से ब्रेक लगा दिए जाए तो जो यात्री होते हैं वो आगे के लिए झुक जाते हैं। बस में ब्रेक लगाने पर आगे झुकना एग्जाम्पल है इसका। बस में ब्रेक लगाने पर आगे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, गति की अवस्था में है, गतिमान है, तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। लेकिन बस में क्या होता है, आप बैठे हैं, ये आप मान लो बैठे हैं, तो ये सीट पर बैठे हैं, तो ये जो बस है ये गतिशील अवस्था में है, लेकिन जब एकदम ब्रेक लगते हैं तो जो तुम्हारे शरीर का नीचे का हिस्सा होता है वो विराम में आ जाता है, और जो ऊपर हवा में हिस्सा होता है वो गति में रहता है। तो नीचे वाला हिस्से पे जब ये विराम में आएगा तो ये पीछे रह जाएगा और आगे के लिए आप इधर के लिए झुक जाएंगे। या फिर आप विराम की अवस्था में हैं, बिल्कुल आप विराम में हैं और एकदम से बस चली झटके के साथ, तो क्या होता है कि आपका शरीर ये बस के टच में है, तो ये हिस्सा आगे के लिए बढ़ेगा लेकिन ये विराम में ही रहेगा, तो आप पीछे के लिए झुक जाएंगे। तो बस में ब्रेक लगने पर आगे झुकना ये जड़त्व के कारण होता है। या फिर पीछे झुकना, एकदम बस चल पड़े तो आप पीछे झुक जाते हैं, वो जड़त्व के कारण ही होता है। या फिर आपने देखा होगा कोई पेड़ है,
ये पेड़ है और इस पे क्या है, आम है, आम लगे हुए हैं इस पे। तो आम क्यों टूट जाते हैं, आम क्यों टूटते हैं? क्योंकि जब हम इसे हिलाते हैं तो आम जो होता है पहले से विराम अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है। तो जब हिलाते हैं तो ये तो गतिशील हो जाता है इसका हिस्सा, लेकिन ये विराम में रहना चाहता है, तो एकदम यहां से जब झटका लगता है ये यहां से टूट के नीचे गिर जाता है। अब देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम आपने पढ़ा है कि F बराबर ma, ये आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम होता है वो F बराबर m होता है। लेकिन ये आया कहां से? गति का जो दूसरा नियम है न्यूटन का वो ये नहीं है, ये तो गति के दूसरे नियम से निकला है। तो वो क्या है उसे समझिए। F बराबर ma तो दूसरे नियम से निकला है, तो उससे F बराबर ma को समझने से पहले आप पहले कुछ संवेग आवेग उसे समझ लीजिए, उसके बाद इसी नियम पे आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, संवेग, मोमेंटम। संवेग क्या है? संवेग क्या है? मान लो कोई बॉडी है, इसका जो मास है वो m है और ये v वेग से चल रही है। कोई m मास की बॉडी और v वेग से चल रही है, तब इसका जो मोमेंटम होगा, संवेग होगा, इसे p से रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर mv होगा। कोई m मास की वस्तु v वेग से अगर चल रही है तो उसका जो संवेग होगा वो mv होगा। जो संवेग है वो कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? तो संवेग में क्या क्या है? एक मास है, द्रव्यमान, और एक v यानी वेग है। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब सदिश का इसमें गुणा हो रहा है वेग का, तो ये जो p है, मोमेंटम है, संवेग है, ये भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। p बराबर mv, तो m मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में, और वेग को मीटर प्रति सेकंड में। इसका जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और किसी वस्तु का संवेग अधिक होगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तब भी संवेग ज्यादा होगा, या फिर वस्तु अधिक वेग से चल रही होगी तब भी उसका जो संवेग होगा वो ज्यादा होगा। द्रव्यमान ज्यादा होने पर भी संवेग ज्यादा होगा, या फिर वेग ज्यादा होगा तब भी संवेग ज्यादा होगा, या द्रव्यमान और वेग दोनों ही ज्यादा होंगे तो संवेग क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए आवेग। आवेग क्या है? आवेग, अब आप हेडिंग डाल लीजिए आवेग क्या है? आवेग, इम्पल्स। आवेग क्या है? आवेग संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग। आवेग क्या है? संवेग में परिवर्तन। आवेग क्या है? संवेग में परिवर्तन। अभी मैंने संवेग बताया था, उसमें परिवर्तन क्या कहलाएगा? आवेग। आइए समझते हैं। जैसे कोई बॉडी है m मास की, m मास की कोई बॉडी है, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? u। शुरुआत में कोई वस्तु विराम अवस्था में ही होगी। अब हमने क्या किया? इसी बॉडी पर हमने कुछ फोर्स लगाया तो इसका जो वेग हो गया वो क्या हो गया? v हो गया। पहले ये विराम में थी, जब हमने इस पर कुछ बल लगाया तो इस
m मास की वस्तु का जो वेग हो गया वो v हो गया। अब ये गतिमान हो गई। तो इस कंडीशन में इसका जो प्रारंभिक स्थिति में जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mu, और फोर्स लगाने के बाद इसका फाइनल संवेग कितना होगा, mv। अब जब हम इसका परिवर्तन निकालेंगे कि संवेग प्रारंभिक स्थिति में संवेग और फाइनल स्थिति में जो संवेग है उसमें परिवर्तन कितना हुआ, तो क्या करेंगे, डेल्टा p बराबर फाइनल वाले में से पहले वाला संवेग को घटा देंगे। यही तो होगा, यही तो होगा। संवेग में परिवर्तन कितना होगा, फाइनल संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, इनिशियल संवेग, इतना परिवर्तन हो गया। अब देखो आगे द्वितीय नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। वहां पर हम इन सब का प्रयोग करके F बराबर ma को निकालेंगे और तब पता करेंगे ये कहां से आया। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम F बराबर ma आप पढ़ते आए हैं, लेकिन द्वितीय नियम है क्या, तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है वो है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। यही क्या है, द्वितीय नियम है। किसी वस्तु पर संवेग के परिवर्तन की जो दर है वो उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है, किसी वस्तु पर कोई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा होगा, ये जो होगी उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगी। उस पे जो बल लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, वो परिवर्तन की दर के बराबर होगा। संवेग में परिवर्तन की दर उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही उस पे फोर्स लग रहा होगा। अगर परिवर्तन की दर कम है तो फोर्स भी कम है। अगर संवेग में परिवर्तन की दर ज्यादा है, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज्यादा है, तो उस पर फोर्स भी ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो आता है, तो F प्रोपोर्शनल की जगह 1 है और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F बराबर यहां से निकला डेल्टा P बटे डेल्टा T। 1 इज कांस्टेंट, एक क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अब इसे देखो F बराबर ma को कैसे निकालना है। देखो क्या किया, कोई m मास की कोई वस्तु थी, इसका जो प्रारंभिक वेग था वो क्या था, a था, और इस पे हमने t समय के लिए इस पे क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया, तो इसका जो मास m मास की जो वस्तु थी उसका वेग हो गया v। अब इसके वेग में t समय में कितना परिवर्तन हुआ तो वो निकालेंगे। तो इसका जो संवेग हो गया प्रारंभिक स्थिति का वो हो गया mu, और फाइनल जो संवेग हुआ वो हो गया mv। अब मैंने यहां बताया था जो फोर्स होता है वो उसके परिवर्तन की दर होती है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है फोर्स। तो यहां से F बराबर, यहां पे संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, फाइनल वाले में से प्रारंभिक वाला घटा दो, तो फाइनल कितना है mv, इसमें से प्रारंभिक कितना था mu। यहां पे मैंने बताया था जो फोर्स होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहां से संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, फाइनल संवेग इतना था और प्रारंभिक संवेग इतना था, तो mv में से mv घटा दिया, ये परिवर्तन हो गया। यहां पे कुछ समय लगा होगा, t समय में हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से m कॉमन ले लो, m जब कॉमन लेंगे तो b माइनस u बचा और नीचे t। अब आप देख रहे होंगे ये जो b माइनस u अपन t है
ये कुछ देखी तस्वीर लग रही है। बी माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर क्या बताई थी मैंने? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो ये क्या है? त्वरण। तो यहां से निकाल लेंगे F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, तो यही तो है। तो आप कहते थे कि द्वितीय नियम F बराबर एम ए होता है, वो कैसे निकला? द्वितीय नियम तो होता है जो फोर्स होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये है द्वितीय नियम। लेकिन यहां से जब हमने निकाला है इसे F बराबर एम ए को, अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मात्रक क्या होगा? F बराबर एम ए का मात्रक, एम को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो एक मात्रक तो हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सी पद्धति में हुआ ये? एमकेएस पद्धति में। ये हो गया एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में न्यूटन। सीजीएस पद्धति में क्या बोलेंगे? किलोग्राम को किस में नापते हैं? ग्राम में। और इसको सेंटीमीटर में मापते हैं और सेकंड को सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति में ग्राम है। अगर हम ग्राम को किलोग्राम में लाना है तो 10 की पावर -3 लिख दें। ये ग्राम में था और किलोग्राम में बदलना है तो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -3 किलोग्राम। एक तरह से ये ग्राम ही तो है। सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं और सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर रहने दो। अब यहां से क्या करेंगे कि 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2 कितने हो गए? 10 की पावर -5 और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये यहां पे लिख लो। ये क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते थे? न्यूटन ही तो बोलते थे। तो 10 की पावर -5 न्यूटन। ये किसके बराबर है? एक डायन के बराबर। एक डायन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन। अगर एक न्यूटन बराबर निकालोगे तो आएगा 10 की पावर +5 डायन। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। तो यहां से मैंने ये भी निकाल दिया कि एक डायन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर निकालेंगे तो 10 की पावर +5 डायन होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का प्रयोग कहां पे होता है उसे भी समझ लीजिए उदाहरणों के द्वारा। न्यूटन के जो गति का दूसरा नियम है उसका प्रयोग कहां पे होता है? आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं कैच लेते वक्त क्या करते हैं? ये बॉल है, कैच लेते वक्त क्या करते हैं? वो अपने हाथों को पीछे के लिए खींच लेते हैं ऐसे करके, यहां से ना पकड़ के वो खींच लेते हैं, ऐसे नीचे को खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं उसे समझिए। क्या होता है? खिलाड़ी जब कैच लेता है तो जो बॉल आ रही होती है वो किसी वेग से आ रही होती है, उसका जो कुछ ना कुछ संवेग होता है। संवेग क्यों होता है? क्योंकि बॉल में वेग होता है और बॉल का कुछ वेट होता है। जब वेट होगा, कुछ मास द्रव्यमान होगा और उसका वेग होगा तो उसमें संवेग होगा। तो जो प्रारंभिक स्थिति में जो उसका वेग होगा वो कुछ होगा, मान लो ये m की है और ये u, प्रारंभिक स्थिति में ये होगा। लेकिन जब हाथ में आ जाएगी गेंद तो उसका फाइनल जो संवेग होगा वो कितना होगा? m द्रव्यमान तो रहेगा लेकिन वेग क्या होगा? 0। तो फाइनल में वो उसका जो संवेग होगा वो 0 होगा। लेकिन फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर ये होता है संवेग में परिवर्तन की दर। फोर्स जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के
बराबर होता है। तो क्या होता है, जब ये गेंद गति से आ रही होती है और लास्ट में इसका संवेग 0 होता है, तो वहां पे जो टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप टाइम ज्यादा दोगे, जैसे ये है नीचे, अगर आप उसके मोमेंटम जो संवेग है उसको हाथ नीचे खींचने में टाइम ज्यादा लगाओगे तभी तो फोर्स कम लगेगा। अगर इसमें हम 3 का भाग दें तो फोर्स कितना आएगा, और यहीं पे 5 का भाग दे दें तो फोर्स कम नहीं लगेगा। तो जो टाइम पीरियड होगा, अगर टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो जो फोर्स होगा वो कम लगेगा। इसी वजह से खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे खींच लेते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जो टाइम पीरियड होता है अगर आप उसको बढ़ा दोगे तो उसका जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड कम करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और हाथों पे फोर्स जब ज्यादा लगेगा तो आपको चोट लगेगी। यही है गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूटन की गति के तृतीय नियम की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।